कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 1 विलयन। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी बुक में 1.2 है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब इसे व्यक्त कैसे करते हैं तो इसको समझते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करते हैं दो तरीक़ों से, एक होता है गुणात्मक रूप और दूसरा होता है मात्रात्मक रूप। गुणात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है अथवा सांद्र है। तनु का मतलब होता है जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, और सांद्र का मतलब है जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक रूप में जब हम सांद्रता को देखते हैं तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ सूत्र लिखा है, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान। यहाँ अवयव का मतलब है कि विलयन का ये विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकते हैं। तो इसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा हमको देना है, तो कैसे परिभाषा देंगे, इसमें तो लिखा नहीं। इसके अनुसार परिभाषा दे सकते हैं, विलेय के कुल द्रव्यमान में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान का प्रतिशत अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से देख लीजिए, पहले इसको बोलना है विलयन के कुल द्रव्यमान, फिर यहाँ से में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान के प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया गया है। यदि कोई विलयन है जिसमें लिखा है 10% ग्लूकोज, तो 10% ग्लूकोज द्रव्यमान का मतलब यह हो गया कि इस विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम जल है, और जब 90 ग्राम और 10 ग्राम मिलाएंगे तो कितना हो गया, 100 ग्राम का विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी हो गई, 10%, और विलायक की कितनी हो गई, 90%, तब जाके ये 100% का विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो अवयव का द्रव्यमान है, यदि इस अवयव के स्थान पर हम ग्लूकोज ले लें तो वह कितना हो जाएगा, 10%, और यदि हम जल ले लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 90%, और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 90 और 10 कितना, 100 ग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर हम द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। अब सांद्रता व्यक्त करने की ये दूसरी विधि है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर वॉल्यूम। तो चलिए इसको इस सूत्र से व्यक्त करते हैं, अवयव का प्रतिशत आयतन, यहाँ अवयव का मतलब विलेय या विलायक कुछ भी हो सकता है, बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। चलिए इससे परिभाषा बनाते हैं। तो जैसे पिछली परिभाषा बनाए थे उसी को यहाँ भी बोलना है। तो पहले इसका नाम ले लेते हैं, विलयन के कुल आयतन में उपस्थित अवयव के आयतन का प्रतिशत। चलिए फिर से बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए विलयन का लिखा है तो के लिख देंगे, विलयन के कुल आयतन में फिर ये उपस्थित अवयव के आयतन का प्रतिशत अवयव प्रतिशत आयतन कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण समझते हैं, एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि यहाँ 10 ml क्या है, एथेनॉल है, और 90 ml क्या कहलाएगा, इसमें लिखा नहीं है, 90 ml इसमें क्या कहला जाएगा, जल कहला जाएगा। मतलब ये है कि 10 मिलीलीटर इसमें एथेनॉल मिलाया गया है, 90 मिलीलीटर इसमें जल मिलाया गया है, तो विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml। 10 ml ये और 90 ml ये, कुल आयतन कितना हो गया, 100 ml। अब मुझे बताना है कि इसमें ग्लूकोज का आयतन प्रतिशत कितना है एथेनॉल का, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा, इसके अनुसार 10 ml हो जाएगा, माने 10% हो जाएगा, क्योंकि 100 ml में 10 ml में। और इसी तरह से मैं यदि जल का पूछूं कि जल का आयतन प्रतिशत कितना है, तो जल था 90 ml, तो यहाँ पर जल का आयतन कितना हो जाएगा, 90%। तो इस तरह से आयतन प्रतिशत कहलाता है यदि हम विलयन को आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे आप अलग से समझ सकते हैं या नोट कर सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल ये 35% वॉल्यूम पर वॉल्यूम विलयन है, इसको आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है।
तो सबसे पहले यही पूछ लेगा कि एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। अब इस सांद्रता पर क्या होता है, इस सांद्रता पर ये ईंधन हिमरोधी हो जाता है, माने जल जो है जमता नहीं है जल्दी, उसका हिमांक 255.4 केल्विन हो जाता है, मतलब -17.6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अब इसका मतलब समझते हैं, जो पानी का हिमांक होता है वो होता है केल्विन में, यदि कहें तो 273 केल्विन। इतने ताप पर पानी बर्फ़ बन जाता है। लेकिन यदि हम एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं तो उसका ताप और घट के, हिमांक और घट करके उसको बर्फ़ जमने में कितना ताप लगता है, 255.4 केल्विन का ताप लगता है। तो इस तरह से ये इंजनों को ठंडा करने का काम करता है। अब अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें वेट भी है, वॉल्यूम है, वेट पर वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, तो 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय को किस में लिखना है, द्रव्यमान में, और विलियन को किस में लिखना है, मिलीलीटर में। तो इस तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और जैसे ऊपर सूत्र लिखें उसी तरह से आप सूत्र बना सकते हैं। ऊपर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, अपॉन में हो जाएगा विलियन का आयतन, और गुणे 100। इस तरह से यहाँ पर इसका सूत्र हम लिख सकते हैं। अगला है पार्ट्स पर मिलियन। इसको ppm भी बोलते हैं, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, बहुत कम मात्रा में विलेय किसी विलियन में होता है, तब हम ppm का उपयोग करते हैं। तो इसको इस सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, ये है पार्ट्स पर मिलियन या ppm। तो इसमें है अवयवों के भागों की संख्या अपॉन विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, अर्थात विलेय और विलायक दोनों के भागों की संख्या को यहाँ जोड़ देंगे, और गुणे होता है 10⁶। तो इस तरह से हम जब व्यक्त करते हैं किसी सांद्रता को तो हम इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उदाहरण पर समझिए कि यदि समुद्री जल में 5.8 ppm ऑक्सीजन घुली हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन 10 × 6 ग्राम समुद्री जल के साथ घुली हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको ppm में व्यक्त करते हैं। जैसे जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता, जो उसमें प्रदूषण फैलाते हैं उनकी सांद्रता को ये माइक्रोग्राम मिली पर लीटर में या ppm में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये ppm का उपयोग तभी करना है जब विलेय की मात्रा कैसी हो, अत्यंत सूक्ष्म हो। और इसको इस सूत्र से बता सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अवयवों के भागों की संख्या और विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या का अनुपात है, और गुणे 10⁶ है। उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा जल में घुली होती है, और उसको हम लिख सकते हैं 5.8 ppm। इसका मतलब होता है कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन 10⁶ ग्राम समुद्री जल के साथ मिली हुई है। अब अगली विधि है सांद्रता को व्यक्त करने की, मोल अंश, या इसी को मोल प्रभाज भी कहा जाता है। तो इस सूत्र से इसकी परिभाषा बना सकते हैं, अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या अपॉन सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही अवयव का मोल अंश कहलाता है। तो यहाँ से यदि आपको परिभाषा लिखना है तो इस सूत्र से परिभाषा लिख सकते हैं। आपको ये बोलना है अवयव के मोलों की संख्या तथा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, फिर इसको बोल देना है कि अनुपात को अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। और इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र लिख देना है। यहाँ पर और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन का मतलब है कोई विलयन जिसमें दो ही चीज़ें हैं, एक विलेय है और दूसरा क्या है, विलायक है। और इनका नाम रख लेते हैं कि एक का नाम A है और दूसरे अवयव का नाम क्या है, B है। इसमें जो मोलों की संख्या है तो यहाँ पर Na लिख दिए हैं, मतलब A अवयव के मोलों की संख्या।
इसी तरह से यहाँ पर NB लिखा है, B सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ है, मतलब B अवयव के मोलों की संख्या। अब हमको यदि मोल प्रभाज निकालना है किसका, A का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, XA, X से दर्शाते A को नीचे लिखते हैं, XA लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये A के मोलों की संख्या और यहाँ पर हो जाएगी कुल मोलों की संख्या, माने दोनों के मोलों की संख्या का योग हो गया। यदि मान लीजिए मुझे यहाँ पर B वाले अवयव का मोल प्रभाज निकालना है तो यहाँ B कर देंगे और यहाँ भी B कर देंगे। इसको पढ़ेंगे B के मोलों की संख्या या मोल का अंश बराबर ये हो जाएगा B के मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या। और कुल मोलों की संख्या का मतलब यही है कि सभी अवयवों के मोलों को यहाँ जोड़ देना है। मान लीजिए विलियन में बहुत सारे I अवयव हैं, बहुत सारे अवयव हैं, तो यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ A था, अब यहाँ पर हो गया I, तो यहाँ NI, और यहाँ पर यदि अवयव बहुत सारे हैं तो N1 + N2 + N3 जितने भी अवयव हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये NI और ये NT का मतलब है टोटल या कुल मोलों की संख्या, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप दो चीज़ समझ लिए हैं कि यहाँ पर यदि दो अवयव हैं A और B, तो A के लिए तो ये सूत्र लिखा है, यदि B के लिए लिखना होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे B और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे B। इसको पढ़ेंगे B का मोल प्रभाज या B का मोल अंश, तो यहाँ पर हो जाएगी B के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। एक चीज़ और है, यदि जितने भी यहाँ पर मोल प्रभाज होते हैं उन सभी का जो जोड़ होता है, मोल के अंशों का योग होता है, वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर ये पहले का मोल प्रभाज है पहले अणु का, ये दूसरे का, ये तीसरे का। यदि सभी अणुओं के मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए तो उस मोल प्रभाज का मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर XA है, यदि मैं XB भी निकाल दूँ तो यहाँ पर XA मतलब A के अवयव का मोल प्रभाज और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ XB, इसके अवयवों का मोल प्रभाज, इसका योग करेंगे तो ये द्विअंगी विलयन के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। यदि यहाँ XC होता तो XC भी जोड़ देते, तब भी उतना क्या होता, 1 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मोल प्रभाज को समझ सकते हैं। तो आपको केवल यहाँ तक सूत्र लिखने की ज़रूरत है। चलिए अब समझते हैं मोलरता, ये क्या होती है। तो यहाँ पर मोलरता को कैसे परिभाषित करना है ये लिखा हुआ है। 1 लीटर या इसी को क्या बोलते हैं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो विलयन है वो कितना है, 1 लीटर है, या इसी को यदि डेसीमीटर में लिखेंगे तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर। इसमें उपस्थित या घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है। सूत्र में इस तरह से लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो इसी को बोलेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि हमारे पास NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.25 m माने मोलरता वाला विलयन है, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल NaOH 1 लीटर विलयन में घोला गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मोलरता को भी व्यक्त करते हैं। चलिए इसकी अगली विधि है मोललता। अब ये क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। अपने हिसाब से आप परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से लिखिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या है मोललता का, ये है मोललता, और इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, विलेय के मोल, और यहाँ पर हो गया विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो मोलरता और मोललता दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें भी थे विलेय के मोल, लेकिन यहाँ नीचे था विलयन का आयतन लीटर में। 1 लीटर विलयन था, यहाँ विलयन का क्या था, आयतन। इस बार क्या है, विलयन नहीं है, यहाँ क्या है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो इसमें जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1.00 m KCl पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इसका मतलब यही है कि 1 मोल KCl 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं।
अब यहाँ पर ये अलग से पॉइंट बना सकते हैं, जो अभी हम पढ़ें उसमें है द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, मोल अंश तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो समझ लेना है, मोललता भी ताप पर निर्भर नहीं करता, मोल अंश भी ताप पर निर्भर नहीं करता, ppm भी ताप पर निर्भर नहीं करता और द्रव्यमान प्रतिशत भी ताप पर निर्भर नहीं करता, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अब ये क्यों करती है? क्योंकि मोलरता आयतन पर निर्भर करता है, और आयतन किस पर निर्भर करता है? ताप। ताप बढ़ाने घटाने से आयतन में भी परिवर्तन होता है, इसलिए वहाँ पर मोलरता में भी परिवर्तन हो जाता है। थैंक यू।